Good afternoon, everyone. हाँ भाई, आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, कौन सा था वो? क्रोमोसोम, राइट? इसमें हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम तो हो ही गया था। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ भाई, मैम एक चौक ला दीजिए प्लीज। हाँ दे दीजिए, दीजिए। हाँ भाई, बना लिया? लाइए, थैंक यू। चलिए क्लास, बात कर लेते हैं अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास बात करें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की, तो इसमें ना क्रोमोसोम का पूरा डायग्राम में ये इसमें बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होगा पूरा क्रोमोसोम। जैसे सबसे बाहर की तरफ का जो एक लेयर रहती है उसे हम बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। ठीक है, ये पेलिकल जो होती है, पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा थिन होगी। कैसी होगी? थिन, एक्रोमेटिक
एंड नॉन जेनेटिक होती है। कैसी होती है? थिन, एक्रोमेटिक एंड नॉन जेनेटिक। पहली बात, थिन का मतलब तो समझ ही रहे हैं, बहुत ही ज्यादा थिन होगी, पतली होगी। एक्रोमेटिक मीन है ये बिल्कुल कलरलेस होगी, क्योंकि क्रोमेटिन मीन हो जाता है आपका कैसा, आपका बिल्कुल क्रोमेटिन होगा, बिल्कुल एक्रोमेटिन, इसमें बिल्कुल भी कोई फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इज नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक मीन ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी के पूरे पोर्शन में ये कैसी होती है, जेनेटिक उसमें रहेगी। नेक्स्ट है पेलिकल के अंदर, यहाँ पेलिकल के अंदर एक सब्सटेंस फिल्ड रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स होगा, पहली बात तो एकदम समांगी टाइप का होगा। समांगी का मतलब एकदम होलोजीनियस टाइप का होगा, ठीक है ना। होमोजीनियस समझते हैं ना आप लोग, होमोजीनियस मतलब कहीं पर पतला, कहीं पर बहुत गाढ़ा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एकदम होमोजीनियस टाइप का है, एकदम समान उसका मिश्रण रहता है, पहली बात। दूसरा, ये भी कैसा होगा आपका, नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन आपके स्ट्रक्चर्स के बारे में। फर्स्ट है आपका टीलोमेयर, ठीक है। तो क्लास जब हम लोग बात करें टीलोमेयर के बारे में, तो टीलोमेयर पहली बात क्रोमोसोम का सबसे ऊपर का भाग बनाता है, ठीक है ना। सबसे ऊपरी भाग में ये प्रेजेंट रहेगा। साथ में ये क्या चीज डिसाइड करता है, इसकी पोलैरिटी, पोलैरिटी डिसाइड करता है ये, ठीक। नेक्स्ट है इसमें क्रोमोनीमेटा, ये क्रोमोनीमेटा देख रहे हैं, ये सर्कुलर शेप में क्रोमोनीमेटा, ठीक है। तो क्रोमोनीमेटा में इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ क्रोमोमेर, ये क्रोमोमेर दिख रहे हैं, ये इस टाइप से ये होते हैं क्रोमोमेर। क्रोमोमेर कुछ नहीं है, सिर्फ कॉइलिंग की स्ट्रक्चर रहती है। जैसे हम लोग बात करें क्रोमोमेर की, बात कर लेते हैं चलिए। तो क्रोमोमेर ये एक तरीके की कॉइलिंग है, ठीक है, जो आपकी माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है। कैसे डिफरेंट देखने को मिलेगी, जैसे हमने बताया कि ये कैसे ये कॉइलिंग होती है। कॉइलिंग हमेशा इसमें डबल उसमें रहती है, ठीक है ना। इसमें जो कॉइल बनते हैं वो बनेंगे आपके मेजर कॉइल, जो थोड़े बड़े कॉइल होंगे उन्हें हम बोलते हैं मेजर कॉइल। और जो मेजर कॉइल से थोड़े छोटे घेरे, घेरे समझते हैं ना, ग्रेस जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो मेजर कॉइल और माइनर कॉइल इसमें बनते हैं, ठीक है। किसमें बनेंगे, आपके मियोसिस में बनेंगे, ठीक है। जिनमें से मेजर कॉइल तो होते हैं अप्रोक्स 20 to 30 ग्रेज। ग्रेज मीन होता है घेरे, ये जो आप देख रहे हैं घेरे, ठीक है ना। कितने होंगे, 20 to 30 ग्रेज मेजर कॉइल में। लेकिन जब हम लोग बात करें माइनर कॉइल की, तो माइनर कॉइल में थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो चीज थोड़ी बड़ी होती है वो थोड़ा टाइम लेती है, छोटे छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो माइनर कॉइल थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं, और आपके मेजर कॉइल सिर्फ 20 से 30 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। लेकिन जब हम लोग क्लास बात करें आपके माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस जो यहाँ पर होती है, ऐसी सेल से माइटोसिस होती है, उनमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं, उनमें जो कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोमेटिक कॉइल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोमेटिक कॉइल्स। देखिए एक बार फिर अपनी बात को यहाँ दोहरा देते हैं। यहाँ पर बात चल रही थी हमारी क्रोमोमेयर के बारे में। क्रोमोमेयर जो है क्या होता है, एक तरीके की कॉइलिंग होती है, ठीक है। कॉइलिंग आपकी माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। जैसे मियोसिस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मियोसिस में जो ग्रेज बनेंगे वो माइनर एंड
आपके मेजर कॉइल्स बनेंगे। मेजर कॉइल्स ज्यादा नहीं होते हैं, वो थोड़े से लिमिटेड उसमें रहेंगे नंबर में, लेकिन आपके माइनर कॉइल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेजर कॉइल्स। लेकिन जब हम बात करें आपकी माइटोसिस में, तो माइटोसिस वाली जो कोशिकाएं होती है, माइटोसिस सेल्स होती हैं आपकी सोमेटिक सेल्स, तो सोमेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो क्रोमोसोम में आपके आपके क्या प्रेजेंट होंगे, जाहिर सी बात है आपके ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो उसमें जो आपके कॉइल्स पाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं सोमेटिक, ठीक है, सोमेटिक कॉइल। कोई परेशानी? ठीक, समझ में आया होगा होप सो इतना, ठीक। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ, देखिए ये वाला स्पेस देख रहे हैं आप, है ना, ये एक क्रोमोमियर है, ये एक क्रोमोमियर है, लेकिन इसके बीच का जो ये स्पेस होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटर क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं? इंटर क्रोमोमियर, ठीक है। चलिए क्रोमोमियर की बात चल रही है तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें जनरली 2 टाइप्स के क्रोमोमियर प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स के क्रोमोमियर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज पैरानिमिक एंड सेकंड इज प्लैक्टोनिमिक, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम पैरानिमिक एंड प्लैक्टोनिमिक के बारे में। हाँ भाई, हाँ भाई, बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं। फर्स्ट इज पैरानिमिक। तो पैरानिमिक कॉइलिंग जो होती है, पहली बात तो ये थोड़ी सी लूजली अटैच होती है एक दूसरे से, ठीक है ना। इस पैरानिमिक कॉइलिंग को अलग करना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से कैसे है, थोड़े से बहुत लूजली अटैच है। लेकिन जब हम लोग बात करें आपकी प्लैक्टोनिमिक के बारे में, तो प्लैक्टोनिमिक बहुत एक दूसरे के साथ बहुत गुथी हुई रहती है, जैसे लड़कियों की चोटी रहती है ना गुथी हुई, तो उन्हें अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपके 1 मार्क में आता है कि पैरानिमिक एंड प्लैक्टोनिमिक क्या है, ठीक है। तो आपको वहां पर ये डायग्राम्स बनाकर आने पड़ेंगे क्लास, ठीक है।
पैरानिमिक और प्लेक्टोनिमिक में सिर्फ और सिर्फ इनके जो कॉइलिंग होती है यही डिफरेंसेस है कि इसमें जो कॉइलिंग होती है बहुत ही एक दूसरे के साथ लूजली अटैच होती है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा टाइट अटैच रहती है एक दूसरे से। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। सेंट्रोमियर तो पता ही है आप लोगों को, छोड़िए। हाँ, इसमें एक खास बात और समझिए। देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, एक तो होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक, जो क्या काम करता है, जब सेल डिवीजन होता है तब उस वक्त जो आपका ये गुणसूत्र होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम को जो मूव कराने में हेल्प करेगा, घुमाने में थोड़ी सी हेल्प करता है, वो होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, पहली बात। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की। ये तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोलस बनाने में मदद करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियोलस जो है हर एक उस पर नहीं बनता है, हर एक क्रोमोसोम पर तो बनता नहीं है। न्यूक्लियोलस कौन कौन से बनाते हैं आपके, 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये वाले क्रोमोसोम्स आपके क्या बनाते हैं, आपके न्यूक्लियोलस बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी है ना, सभी में मौजूद नहीं होता, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात लास्ट में यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लाइक ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट बॉडी। ठीक है, ये सैटेलाइट बॉडी जो है ये भी आपके सभी क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट नहीं होती। ये किससे प्रेजेंट होगी, 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम जिन पर आपके सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं SAT। ठीक है, क्या बोलते हैं, SAT बोला जाता है। और ये सैटेलाइट बॉडी जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके न्यूक्लियाइजर बोला जाता है इसको। इसको पूरा नाम जो है वो होता है, बताती हूँ भी, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसे हम, क्योंकि यहीं से आपके जाकर क्या बनेगा, न्यूक्लियोलस बनता है, सिर्फ इसलिए। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपके स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। इसमें सबसे ऊपर का जो भाग था आपका टीलोमेयर। ठीक है, टीलोमेयर जो है वो क्या काम करता था, इसकी पोलैरिटी को डिपेंड करता था, मतलब उसको डिफाइन करता था। कैसे, सपोज कीजिए अगर आप लोग से कभी भी गलती से भी एक्सरे किया आपने, ठीक है, और गलती से ये जो क्रोमोसोम है ये टूट जाए, ठीक है, तब ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ जाएगा, लेकिन टीलोमेयर नहीं जुड़ता कभी भी। टीलोमेयर हमेशा से अलग होता है। तो इसी चीज को बेस बनाकर क्या कहा जाता है कि ये टीलोमेयर है, हमेशा पोलैरिटी डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो आप चुंबक देखते हैं, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो कभी भी साउथ के साथ साउथ वाला पोल नहीं जुड़ता है ना। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, दूर भेजते हैं। वहीं अगर इन दोनों को जोड़ना है तो नॉर्थ की तरफ साउथ का ही आना जरूरी है ना। तो एक दूसरे की पोलैरिटी डिसाइड करते हैं। सिमिलरली आपके टीलोमेयर के साथ होता है। टीलोमेयर क्या करता है, अगर ये एक्सरे की मदद से कभी टूट जाए, नष्ट हो जाए, तो क्या होगा, पूरा क्रोमोसोम बन जाएगा, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन टीलोमेयर नहीं जुड़ेगा कभी। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी डिसाइड करता है। दूसरी बात आती है क्रोमोनीमेटा। तो क्रोमोनीमेटा ये कॉइलिंग से बने होते हैं, ठीक है, और क्रोमोनीमेटा बने होंगे आपके क्रोमोमेयर से। ठीक है, क्रोमोमेयर आपके माइटोसिस मियोसिस दोनों में अलग होते हैं। माइटोसिस में बोला जाता है इन कॉइल्स को सोमैटिक कॉइल, जबकि मियोसिस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपके मेजर एंड माइनर कॉइल। ठीक है, और इसमें आपके टू टाइप्स के प्रेजेंट रहते हैं कॉइल, पैरानिमिक एंड प्लेक्टोनिमिक। ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया था कि पैरानिमिक थोड़े लूजली अटैच रहते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा एक दूसरे गुथे हुए रहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग करना मुश्किल है। नेक्स्ट था आपका पेलिकल, समझते ही है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो कैसी होती है, बहुत थिन होती है, एक्रोमेटिक होती है, नॉन जेनेटिक टाइप की होती है। इसके अंदर का जो एक सब्सटेंस
भरा हुआ रहता है इसमें, वो भी आपका बहुत कैसा होगा, होमोजीनस टाइप का होगा, और साथ में नॉन जेनेटिक टाइप का रहता है ये सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मीन, कंस्ट्रक्शन मतलब समझिएगा, जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, इसमें कोई दरार की वजह से कुछ इस टाइप से उभार बन जाए, जैसे मैं ऐसे थोड़ा ठोक दूं तो यहाँ पे उभार बन जाएगा थोड़ा सा, तो वो जो आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ मदद करता है, इसके सेल डिवीजन के टाइम पर, ठीक है ना, जहाँ पर क्रोमोसोम थोड़ा सा मूव करेगा। वही आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या बनाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमेशा न्यूक्लियोलस बनाएगा, ठीक है। उसके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट रहती है, सैटेलाइट बॉडी। सैटेलाइट बॉडी हर एक क्रोमोसोम पर नहीं पाई जाएगी, कहाँ प्रेजेंट होती है, 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा क्लास, एक खास बात और, आपके में कभी कभी ईडियोग्राम बनाने को आता है, ठीक है, तो ईडियोग्राम बना लेते हैं जरा। ये तो समझ में आया होगा पूरा स्ट्रक्चर, चलिए। इस तरह से आप इसको बनाइए, ठीक है। लेकिन कहाँ पर, जब आपने अभी बात की थी कि आपका न्यूक्लियोलस जो आपके वो बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर 13, 14, 15, ठीक है, जैसे ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसी तरह से आप काउंट करते जाइएगा, जब आपका 13th नंबर का क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, तब वो कुछ इस शेप में बनता है, ठीक है, 13, 14, 15, ठीक है, 16, 17 सब ऐसे बनेंगे, 21, 22 फिर ऐसे बन जाएंगे आपके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपका पूरा ईडियोग्राम बनता है, मगर इसमें और स्पेशलिटी रहती है कि ये थोड़ा सा घटते हुए क्रम में बनेगा, आप जो स्टार्टिंग का बनाओगे थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, ठीक है। वहीं आप लोगों का ये जो मतलब इसी तरह से बनाना बिल्कुल घटते हुए क्रम में, और लास्ट के जो बनेंगे ना वो एकदम छोटे बनेंगे, ठीक है ना। कितने पेयर्स होंगे आपके, 22 पेयर्स, ठीक है। तो 22 पेयर्स तक एकदम बहुत छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे हो जाएं, उसके बाद बनेगा आपका एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई भी आपको इसी फॉर्म में बनाना है। तो ये कभी कभी आपका ईडियोग्राम जो है बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आपका ईडियोग्राम बनाना बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ मेथड पता होना चाहिए कि आपको नॉर्मली इसी तरह बनाना है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं आप लोग, लाइक दिस, ये, ठीक है। लेकिन अपने वो क्रोमोसोम छोड़िएगा जो आगे जाकर क्या बनाते हैं, आपके न्यूक्लियोलस बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रोमेटिड, बात कर लेते हैं। क्रोमेटिड क्या होता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है वाइवा में, क्रोमेटिड क्या है। तब क्रोमेटिड की अगर आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी मेटाफेज में। क्यों मेटाफेज में क्यों करते हैं हम स्टडी, एनाफेज, प्रोफेज इनमें क्यों नहीं करते हैं, या टीलोफेज में क्यों नहीं करेंगे। रीजन है, इस टाइम आपके क्रोमोसोम, अगर हम प्रोफेज की बात करेंगे तो प्रोफेज में जो है ना आपके क्रोमोसोम एकदम क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में रहते हैं, लाइक दिस,
है ना। लेकिन क्रोमोसोम के स्टडी के लिए सबसे बेस्ट जो आपके एक फेज माना गया दैट इज अ मेटाफेज, क्योंकि इस टाइम आपके क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिड की अवस्था में रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और बहुत इजीली उनकी स्टडी की जा सकती है, जिनमें बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, कोई परेशानी। तो मेटाफेज के टाइम पर जो हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोला जाता है, ठीक है, और क्रोमेटिड सिंगल होता है, पहली बात ये है आपका क्रोमेटिड सिंगल, ठीक है, जिसके बीच में जो है वो क्या है, सेंट्रोमेयर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, चलिए सलाइवरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं हम लोग। स्पेशल क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्पेशल क्रोमोसोम्स क्या है। आपके में जो क्वेश्चंस आएगा वो स्पेशल क्रोमोसोम से ना आते हुए जनरली आता है जाइंट क्रोमोसोम के नाम से, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जाइंट क्रोमोसोम जो है वो कैसा होता है, क्रोमोसोम अपने नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जनरली जाइंट क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, जो साइज है, आप लोगों को नॉर्मली 800 म्यू तक मिल जाएगा, या किसी किसी में उससे भी ज्यादा तक रहता है। जबकि हम लोगों ने बात की थी कि ह्यूमंस में कितना होता है, ह्यूमंस में साइज एक क्रोमोसोम की बात करें तो हार्डली 4 to 6 म्यू होता है। तो सोचिए 4 to 6 म्यू से 800 तो बहुत हो गया, है ना। तो इस टाइप के क्रोमोसोम जो है, जो मतलब एक नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बड़े हो, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं जाइंट क्रोमोसोम, ठीक है। जाइंट क्रोमोसोम की स्टडी के लिए हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, फर्स्ट इज पॉलीटीन, पॉलीटीन क्रोमोसोम, या फिर सलाइवरी क्रोमोसोम की, ठीक है ना। तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम जो है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, पहली बात तो जो डिप्टेरियन होते हैं, डिप्टेरियन इंसेक्ट्स होते हैं जो, ठीक है, उनके सलाइवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरी बात, डिप्टेरियन क्या होता है, ये चलो उसको तो छोड़ो, इंसेक्ट क्या होता है, मच्छर मक्खी तो उदाहरण हो गए। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ईयर आप लोग जरा रिजन कीजिए प्लीज।